आपको अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम बात करेंगे एमपीटीटी हिंदी भाषा का प्रैक्टिस पेपर, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, समस्त सिलेबस का निचोड़ रहेगा। इस 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन में आपके पेडागोजी क्वेश्चन रहेंगे, पेडागोजी के साथ साथ शिक्षा शास्त्र के ग्रामर के भी क्वेश्चंस रहेंगे, अपृत गद्यांश में जो पूछे जाते हैं। पूरे ए टू जेड आपका पेपर रहेगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर होने वाला है। ए टू जेड सेम टू सेम एग्जाम में आने वाले प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं कि आप सभी लोग तैयार हैं इस प्रैक्टिस पेपर को, अभ्यास प्रश्न पत्र को एग्जाम के पहले सॉल्व करने के लिए। तो आइए चलते हैं और सभी को कमेंट करके बताना है इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं कि आप सभी लोग तैयार हैं। प्रीवियस ईयर बेस्ड जो है यह प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है, क्योंकि टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो हर एक क्वेश्चन को फीडबैक करना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर सब्जेक्ट को तैयारी करना, हर शब्द की प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए प्रश्न हमारा दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होती है? देखी गई घटना का वर्णन करना, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को उत्तर लिखना, सुनी हुई कहानी को शब्दशः लिखना या वर्तनी सुधार के लिए सुलेख लिखना। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि अगर पूछी जाती है तो एक ही जवाब आता है कि देखी गई घटना का वर्णन करना, क्योंकि क्रिएटिविटी भाई सृजनात्मक लेखन इसमें क्या होता है, नियमित स्वाध्याय होता है, पठन के साथ साथ प्रक्रिया आधारित लेखन होता है। और सर्वश्रेष्ठ गतिविधि कौन सी मानी जाती है? नियमित स्वाध्याय या सारांश लेखन। तो देखी गई घटना का वर्णन करना सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा अपने मौलिक विचारों और अनुभवों का जो है प्रयोग करता है देखी गई घटना के वर्णन में। इसके बाद बात करेंगे आपके सेकंड प्रश्न की। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो मेरे प्यारे मित्रों आप सभी लोगों को कमेंट कर देना है, क्योंकि आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है। सेकंड प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी को कमेंट करना है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, भाषा शिक्षण में प्राकृतिक सारणी नेचर ऑर्डर हाइपोथेसिस का अर्थ क्या होता है? व्याकरण के नियमों को प्राकृतिक रूप से रटना, व्याकरणिक संरचनाएं एवं पूर्वानुमानित क्रम में अर्जित की जाती है, प्रकृति के सानिध्य में भाषा सीखना या केवल सुनकर भाषा सीखना। तो भाषा शिक्षण में प्राकृतिक सारणी का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक सारणी का अर्थ होता है कि जो आपके व्याकरणिक संरचनाएं होती हैं और पूर्वानुमानित क्रम में अर्जित जो की जाती हैं वह भाषा शिक्षण में प्राकृतिक सारणी मानी जाती है। और प्राकृतिक क्रम जो परिकल्पना है, सारणी है, इसे स्टीफन कैसन ने प्रतिपादित किया था, जिसका अर्थ होता है भाषा के व्याकरणिक नियमों संरचनाओं को सीखना एवं पूर्व निर्धारित और स्वाभाविक क्रम होता है। तो प्राकृतिक क्रम में मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या पूछी जाती है सारणी में? निश्चित क्रम, शिक्षण में स्वतंत्रता, प्रथम और द्वितीय भाषा में समानता, ठीक है, अनुमानित क्रम जो होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ए टू जेड तैयार करिए, सपने को साकार कीजिए, माता पिता के सपने को साकार कीजिए और एग्ज़ाम को फतेह कीजिए। और इसी के साथ एक बात मुझे याद आता है, कुमार विश्वास जी की लाइन है, कौन सी लाइन है सभी लोग बताइए? कुमार विश्वास जी की लाइन है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी। कुमार विश्वास जी की लाइन जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है और वो लाइन आज भी सभी के जुबान पे है। कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को देता है। तो ये लाइन है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो साथियों इसी के लाइन के साथ साथ आंसर भी आप लोगों का आ चुका है कि पठन वैकल्य मुख्य रूप से किस भाषाई क्षमता को प्रभावित करता है? तो ध्वनियों को, संकेतों, लिखित प्रतीकों के संबंध को समझने में प्रभावित करता है। और हर एक क्वेश्चन को समझते जाइए, माइंड की मेमोरी को सेव करते जाइए और ऐसी क्रिएटिविटी ज़रूर करें जो आप बेहतर
क्योंकि माइंड जब खाली होगा तो यही तो ये सारा नॉलेज तभी हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मानसिक तनाव खाली होगा, तनाव नहीं लेना है, फ्री माइंड पढ़ना है और एग्ज़ाम को फतेह करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्य का उद्देश्य क्या नहीं होता है? भाषा के विभिन्न छटाओं से परिचित कराना तो उद्देश्य होगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर के लेवल का प्रश्न है। कि संवेदनशीलता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। केवल साहित्यिक विधाओं के नाम पर उनके लेखों को रटना, तो केवल शब्द तो निगेटिव हो गया, रटना निगेटिव हो गया। जब दो दो शब्द हमारे निगेटिव दिया गया तो वह ऑप्शन उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो पहली बात यह चलती है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्य का उद्देश्य क्या क्या होता है? भाषा के विभिन्न छटाओं से परिचित कराना, संवेदनशीलता का विकास करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तीनों हो जाएंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्य का उद्देश्य। और क्या उद्देश्य नहीं होगा? कि केवल साहित्यिक विधाओं के नाम पर उनके लेखकों को रटना, ये नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, क्लास में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके सामने फेस करना पड़ेगा कि जब कोई समावेशी कक्षा हो तो भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? तो आप लोग एक चीज़ और कमेंट करिए, समावेशी कक्षा कैसी होती है? कई बार मैं जिक्र किया हूँ डिटेल से अच्छे तरीके से, तो बहुत ही सरल आसान भाषा में, और सब लोग जानते भी हैं। तो सभी को कमेंट करके आज बताना कि समावेशी कक्षा का अर्थ क्या होता है, समावेशी कक्षा किसे कहेंगे, किस प्रकार की कक्षा को हम समावेशी कक्षा कह सकते हैं, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। और चलिए बताइए कि भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या देखने को मिलती? बच्चों को भाषा प्रयोग के समान अवसर देना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री का चयन का, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समावेशी कक्षा है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं, उसके अनुसार पर स्टूडेंट के अनुसार, ठीक है, प्रत्येक छात्र छात्राओं के अनुसार शिक्षण सामग्री का चयन करना, ये सबसे बड़ी चुनौती का देखने को मिलता है एक भाषा शिक्षक के रूप में। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो मेरे प्यारे मित्रों, आप केवल एक कमेंट कर दीजिएगा। एक कमेंट आपकी उज्जवल भविष्य का रास्ता बना देगा, उज्जवल भविष्य तय कर देगा। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पठन पद्धति सबसे अधिक सहायक होती? द्रुत पठन, मौन पठन, सस्वर पठन या धीमा पठन हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पठन पद्धति सबसे अधिक सहायक होती है? वह हमारी होता है मौन पठन। साइलेंट जो रीडिंग होती है वह सबसे बेहतर अर्थ गहनता में सहायता होती है, ठीक है। गंभीर अर्थ चिंतन के लिए मौन पठन बेहतरीन होता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, तो प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर चित्रात्मक पुस्तकें भाषा सीखने में कैसे मदद करती हैं। अक्सर आप देखते होंगे प्राथमिक लेवल में जो चित्रात्मक पुस्तकें होती हैं भाषा सीखने में किस प्रकार से मदद करती हैं। भाषा सीखने में वे रंगहीन होती इसलिए आकर्षक लगती हैं? बिल्कुल नहीं। चित्र भाषा को संदर्भ और अर्थ प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो चित्र होता है वह भाषा के संदर्भ और क्या करता है, अर्थ को प्रदान कर देता है। और चित्र एक कहीं ना कहीं बच्चों को इंटरेस्टेड भी होता है देखने को, समझने को। अगला है नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास एक भाषा अर्जन उपकरण LED होता है, उन्हें सहायता करता है। क्या सहायता करता है? अन्य भाषाओं के अनुवाद में, सार्वभौमिक व्याकरण को समझने में, केवल विदेशी भाषा सीखने में या शुद्ध उच्चारण करने में। तो मेरे प्यारे मित्रों इतना तो जानते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। जहाँ केवल आए उसको नेगेटिव मानिए, ठीक है। और बच्चों के पास एक भाषा अर्जन उपकरण है तो शुद्ध उच्चारण करने के लिए नहीं होगा, किस लिए होता है? सार्वभौमिक व्याकरण को समझने के लिए होता है। यूनिवर्सल जो ग्रामर होती है उसको समझने के लिए अर्जन उपकरण LED होता है। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। सभी कमेंट कीजिएगा। बुंदेलो हर मुख के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मेरे प्यारे सभी बहनें, सभी माताएं, सभी शिक्षक बंधु ध्यानपूर्वक समझिए और तैयारी कीजिए। तो पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त होगा? देखिए पोर्टफोलियो में कुछ कथन उपयुक्त होते हैं लेकिन कुछ अनुपयुक्त भी होते हैं, उनको भी हमें देखना है। ये बच्चों की क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा है, यह केवल सत्र के अंत में बनाया जाता है, इसमें बच्चों के उत्कृष्ट कार्यों का संग्रह होता है, ये आकलन का एक विश्वसनीय आधार है। तो पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे उपयुक्त अनुपयुक्त होगा? तो पोर्टफोलियो में कि यह केवल सत्र के अंत में बनाया जाता है, तो केवल शब्द अनुपयुक्त हो जाएगा, यानी यह ऑप्शन ही अनुपयुक्त हो जाएगा। तो कौन कौन उपयुक्त होगा पोर्टफोलियो के संदर्भ में?
यह बच्चों की क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करता है। इसमें बच्चों के उत्कृष्ट कार्यों का संग्रह होता है। यह आकलन के एक विश्वसनीय आधार है। ये हमारे 3 ऑप्शन हैं जो पोर्टफोलियो के संबंध में उपयुक्त कथन है, और अनुपयुक्त कौन है? सेकंड ऑप्शन। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है उसके आधार पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि किस पर अधिक बल देती है? आप सभी लोग भाषा के शिक्षक बनेंगे, हिंदी के अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल में सभी कंपलसरी होता है। तो भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि किस पर अधिक बल देती है? सबसे अधिक लिखित व्याकरणिक शुद्धता और मातृभाषा में अनुवाद पर अधिक बल देती है। इसलिए जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए अब बात करते हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर इतना तो क्वेश्चन कर लिया, अब ग्रामर के क्वेश्चन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर के भी 15 नंबर अपठित गद्यांश पद्यांश के आते हैं, तो ज़्यादातर ग्रामर पूछा जाता है, सभी को समझना है। प्रश्न हमारा दिया गया है किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है? सभी लोग बताइए। तोहितांग में, प्रतिच्छित में, गुणाकेश में, तपोबल में, किसमें स्वर संधि नहीं है? देखिए तोहितांग की बात करता हूँ तो इसमें आ जाएगा लोहितांग में लोहित धन अंग आएगा। लोहित धन अंग मतलब दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा, क्योंकि आ मिलके बड़ा आ में परिवर्तित हो जाए लोहितांग में। लोहितांग में इसमें क्या हो जाएगा? लोहित धन अंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन में, प्रतिच्छित दिया गया है। प्रतिच्छित देखते हैं तो प्रतिधन इच्छित, छोटी ई मिलके दोनों ई मिलके बड़ी में परिवर्तित हो जाए, प्रतिधन इच्छित, प्रधन इच्छित, ये भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं गुणाकेश। गुणाकेश में गुण का धन इस, ये गुण स्वर संधि हो जाएगा। तपोबल में तपह धन बलह, इसे विसर्ग संधि, इसमें स्वर संधि नहीं होगा। तपोबल में विसर्ग आएगा, तपह धन बल, तपोबल। ठीक है, ये आपका इसे तो पूछा जा रहा है किसमें आपका स्वर संधि नहीं होगा, तो तपोबल में स्वर संधि नहीं होगा, बाकी तीनों स्वर संधि हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से पूछा गया है और इसी प्रकार से आपको कमेंट करके बताना है। कुछ आप लोग वीडियो पॉज करके अपने आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। वीडियो पॉज करिए, समय लीजिए, आप ले सकते हैं, समय लेके साथ फिर पॉज करके देखिए कौन सा आप पहले चयन करिए कौन सा सही होगा, इसके बाद फिर वीडियो देख कर बताइए कौन सा सही हुआ, फिर कमेंट करके बताइए कि 30 में से आपके कितने सही होंगे, अंत में बताना है। किस विकल्प में सही संधिकार नहीं हुआ है? देखिए दिक धन ज्ञान, ये व्यंजन संधि है, का और गा मिलके ज्ञा में प्रतीत हो जाए। वाणिक व्यापार धन वाणिक व्यापार धन वाणिक धन व्यापार, तो वाणिक व्यापार सही है। गुरु धन उपदेश गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश गुरुपदेश, यह जो है कार्य नहीं हुआ इसमें, क्योंकि गुरु धन उपदेश गलत है। सही यहाँ पे क्या होगा? गुरुपदेश में बड़ा ऊ की मात्रा गुरु धन उपदेश गुरुपदेश होगा, ना कि गुरुपदेश। गुरुपदेश ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइए, गुरुपदेश। ठीक है ना, तो ये हमारा कार्य जगत गुरु सही दिया गया है, व्यंजन संधि होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, इसको भी समझना है और फीडबैक करना है। और ग्रामर के काफ़ी टफ लेवल है इसको, क्योंकि सारे ऑप्शन को हमें देखना पड़ेगा, तभी आप सारे सही आंसर बता पाएंगे। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? वांग निपुण, वाकधन निपुण, खट मूर्ति खटधन मूर्ति, सन्निधि सतधन निधि, संक्षेप समधनक्षेप, किसमें नहीं हुआ? सभी लोग बताइए। इसमें कौन सा हुआ है? घा, संक्षेप, समधनक्षेप, संक्षेप समधनक्षेप गलत है। समधनक्षेप में कैसा होना चाहिए? सम, हलंत नहीं लगाना, समधन विच्छेद छेप के अनुसार होना चाहिए, ना कि समधन हलंत, हलंत नहीं लगाना इसमें, तो हलंत संक्षेप में नहीं होगा, इसलिए यह विच्छेद सही गलत दिया गया है। अब अगला देखिएगा, अगला कह रहा है किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है? अब बताइए किसमें व्यंजन संधि नहीं होगा?
ये चीज़ तो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ग्रामर को जितना ज़्यादा गहनता से समझेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों, तभी आगे बढ़ेंगे। कहते नहीं, एक ऐड आपने सुना होगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। उसी प्रकार मेरे प्यारे मित्रों, पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जरूर मिलेगा, टीटी एग्जाम जरूर फतेह होगा। तो व्यंजन संधि की बात कर रही, निष्ठुर में निधन ठूर हो जाएगा, निष्कपट में निष्धन नाथ, निष्कपन कपट, निष्कपट में क्या होगा, निधन कपट, निष्णात में निधन ना निष्धन इसमें होगा निष्धन नाथ। और नारायण, नर धन आयन, आ मिल के बड़ा में परिवर्तित हो जाता है, तो यह व्यंजन संधि नहीं होगा, यह दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि नहीं होगा, व्यंजन संधि ये तीनों है, ये हमारा दीर्घ स्वर संधि है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न, किस विकल्प में सही संधिकार नहीं हुआ है। यहाँ पर भी आप बताइए किसमें जो है सही संधिकार नहीं हुआ है। दिमाग को दौड़ाइए, माइंड की मेमोरी को तेज करिए और फटाफट अंदाज में कमेंट करिए। देखिए आप देखोगे विधन सन बराबर विचरण दिया गया है, तो इसमें सही संधि नहीं हुआ है, क्योंकि विधन शन बराबर विचरण गलत है। नियम अनुसार बी उपसर्ग के बाद सा आता है, तो सा का क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। यहाँ बी दंसन में विषण एक ना कम विषण रहता है, विषण अशुद्ध रूप है। बी दंसन और विषण विशेष अर्थ विषण विषण होता है, विषण। तो ये आपका विषण अगर ऐसे करेंगे तो विषण ऐसे आएगा, तो ये हमारा कहीं कार नहीं हुआ है, बाकी तीनों सही हैं। अनुजन संगी अनुसंगी, सुधन स्मिता सुस्मिता, विधन साध विषाद। ठीक है, नो डाउट समझ गए। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, मृच्छकटिक का सही विच्छेद करिए। सभी लोग बोलिए, मृच्छकटिक, काटिका नहीं है, केवल मृच्छकटिक। और मृच्छकटिक का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है मित्रों? सभी लोग थोड़ा सोचिए, माइंड की ओर पर जोर डालिए। मृच्छकटिक का सही संधि विच्छेद होता है मृतधन सकटिक। और व्यंजन संधि का एक उदाहरण है मृतधन सकटिक। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस विकल्प में सही संधिकार नहीं हुआ है? चलिए बताइए। संधि तो आज रटा के जाऊंगा, संधि को आज समझा के जाएंगे, क्योंकि संधि आपके अपृत गद्यांश पद्यांश से पूछी जाती। तो कौन सा का किसमें सही संधिकार नहीं हुआ है? अदय हस्ताक्षर करता, तो ये तो बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि है, आओ मिल के ओ में परिवर्तित हो जाए। मन धन मालिन्य, मनोमालिन, ये भी विसर्ग हो जाएगा। इसके बाद अधय धन पतन, अधो पतन, तो अधय धन अधपतन ये गलत दिया गया है, यहाँ पे विसर्ग संधि नहीं होगा, अधय धन पतन का अधय पतन हो जाए। शुद्ध संधि क्या होगा, अधय पतन, ना कि अधो पतन होगा। यहाँ पे अधो पतन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अधय पतन पूरा हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तेजय धन मूर्ति, तेजो मूर्ति बिल्कुल सही बात है, इसमें विसर्ग होगा, लेकिन इसमें विसर्ग का सही प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं? सभी लोग बताइए। अब इनमें सभी ऑप्शन को देखिए और बताइए किसमें विसर्ग संधि नहीं है। किस ऑप्शन में आपको ऐसा लग रहा है किसमें विसर्ग संधि नहीं दी हुई है? सभी लोग बताइए। और आप जानते हैं सोहम, सोहम में विसर्ग संधि नहीं होगा, क्योंकि तिरोधन में तिरधन धान, और ज्योतिरादित्य में ज्योति धन आदित्य, निष्ठा में निधन स्था बराबर निष्ठा, सोहम में गलत दिया गया, सहधन अहम हो जाएगा। तो विसर्ग का ओ होना, आकालोप होना, यानी विसर्ग संधि का नियम है, लेकिन कभी कभी स्वर्ग संधि के समकक्ष भी समझा जाता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोहम।
अगला बताइए किस विकल्प में सही संधिकार नहीं हुआ है? सभी लोग बताइए। और इस प्रकार से एक प्रश्न आना है, इसलिए हमने इस प्रैक्टिस पेपर में इस तरह के क्वेश्चन लाया है, क्योंकि एक प्रश्न तो पक्का होना चाहिए। सही संधिकार क्या होगा, किसमें नहीं हुआ है? तो शूर्पधनखा, सुपर्णखा अशुद्ध है, सही क्या होगा? शूर्पधनखा होगा। सूप के समान नख वाली, लेकिन मेल होने पर नखा, नखा की राहत दीर्घ संधि के नियम के अनुसार बताता है। शूर्पधर नखा, शूर्पणखा, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही दिए गए। इसके बाद अगला है किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? अभी आप लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट बताइए किसमें सही संधि विच्छेद नहीं हुआ। इतने सारे क्वेश्चन संधि के मैंने बता दिया, अब तो संधि रट गई होनी चाहिए, अर्थात समझ में आ गई होनी चाहिए आप लोगों। चलिए सभी लोग बताइए फटाफट अंदाज में, समय को कम लेना है और ज़्यादातर हल करना है। तो वाक गरी, वाक धन हरी, इसमें विच्छेद आपको नहीं लग रहा होगा, गलत। सही विच्छेद क्या होगा? वाक धन अरी ही है, लेकिन इससे बनने वाला शब्द गलत दिया गया है। बनने वाला शब्द जो है कौन सा होगा? नियमानुसार देखिए, नियमानुसार क्या होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों? वागरी, वाघरी। अगला देखिएगा किस विकल्प में सही संधिकार नहीं हुआ है? सभी लोग बताइए, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस विकल्प में आपका संधिकार बिल्कुल नहीं हुआ है। चलिए फटाफट बताइए, तो किसमें नहीं हुआ है? खट धन ऋतु, इसमें आपका संधिकार नहीं हुआ है, बाकी में संधिकार आपके हुए। इसके बाद अगला है, अगला भी देखिएगा और अगला भी आपको देख के कमेंट करना है। इसमें कह रहा है तिर्यक गति में संधि बताइए। तिर्यक गति का संधि कौन सा होगा? कोई शब्द दे दिया गया तिर्यक गति, उसमें संधि पूछा गया, इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। अब विच्छेद करना हो, विच्छेद करना हो तो यहाँ पे हो जाएगा तिरह धन गति बराबर तिर्यक गति। फिर अगला देखिएगा, अगला भी ग्रामर का क्वेश्चन है। ये प्रश्न कह रहा है हविष्य शब्द में संधि बताइए। चलिए सभी लोग बताइए, हविष्य शब्द में कौन सी संधि होगी? हविष्य शब्द में आयादी स्वर संधि हो जाएगी। हो धन इस, इसका विच्छेद हो जाएगा हो धन इस बराबर हविष्य, जहाँ पे इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में गुण स्वर संधि का अपवाद है? चलिए सभी लोग बताइए। गुण स्वर संधि का मतलब, अपवाद का मतलब विरोध करता, रूल्स के जो रूल्स दिया गया उसके विपरीत में ये बात करता, तो अपवाद वे होते हैं। तो किस विकल्प में गुण स्वर संधि का अपवाद दिया गया है? और वह होता है स्वरेणी। स्वरेणी का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वरेणी का संधि विच्छेद होता है स्वाधन इरणी। नियमानुसार आधन बड़ी ई मिलकर ए में परिवर्तित होना चाहिए, स्वर्णी होनी चाहिए, लेकिन यह वृद्ध संधि के अपवाद के कारण ए स्वर्णी में बदल जाता है। सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस विकल्प में यण स्वर संधि नहीं है? यानी यण स्वर संधि का उदाहरण 3 में दिया गया है, 1 में नहीं दिया गया है, और आपको चयन करके बताना है किसमें नहीं दिया गया। चलिए, तो आप सभी लोग जानते हैं जो स्वावलंबन दिया गया, स्वावलंबन, स्वधन, अवलंबन, ये हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। और जो स्वास्थ्य दी गई है यह सुधन अस्थि हो जाएगा, यण हो जाएगा। स्वेच्छा, सुधन इच्छा,
स्वल्प, सुधन, अल्प, ये स्वल्प, ये हमारे यण हैं, लेकिन स्वावलंबन हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्किनर के अनुसार भाषा सीखी जाती है, सभी लोग बताइए, कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। स्किनर के अनुसार भाषा सीखी जाती है अंतःक्रिया द्वारा, अनुकरण और सुदृढ़ीकरण द्वारा, जन्मजात क्षमता द्वारा, केवल लिखने से। तो मेरे प्यारे मित्र, केवल लिखने से, केवल अंतःक्रिया से या जन्मजात क्षमता के द्वारा नहीं सीख सकते। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण और सुदृढ़ीकरण के द्वारा सीखा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा कि प्रश्न दिया गया है कि भाषा समृद्ध परिवेश, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है। कक्षा में बहुत सारी किताबें होना, जहां भाषा के प्रयोग की विध और प्रचुर अवसर उपलब्ध हों। तो अवसर जहां भी देखिए बिल्कुल पॉजिटिव होता है, अर्थात भाषा समृद्ध परिवेश का अर्थ क्या होता है, जब भाषा के प्रयोग की विध और प्रचुर अवसर उपलब्ध हो। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षण में इकाई योजना का क्या लाभ होता है। यह शिक्षक को समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करता है। यह शिक्षण को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इससे बच्चों को गृहकार्य कम मिलता है। यह केवल यह परीक्षा होती, तो जहाँ भी केवल देखिए काट दीजिए, बच्चों को गृहकार्य कम मिलना, कम शब्द भी नेगेटिव है। यह शिक्षक को समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करता है। यह शिक्षण को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है, ये सबसे बेहतर है। भाषा शिक्षण में जो इकाई योजना यूनिट प्लान होता है, यूनिट प्लान का कार्य यही है कि शिक्षण को व्यवस्थित बनाता है और उद्देश्यपूर्ण बना देता है। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आकलन जो होता है उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का मूल उद्देश्य होता है सीखने में आने वाली कमियों को दूर करना और सुधार करना, और आकलन से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए, जो केवल पाठ से सीधे संबंधित हो, जो बच्चों को गहराई से सोचने और परखने का अवसर दें। बिल्कुल सब, जहाँ पे अवसर देखिए बिल्कुल ऑप्शन कर दीजिए। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए, जहाँ बच्चों, बालक बालिका, विद्यार्थी, शिक्षार्थी को गहराई से सोचने और परखने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। 30 महत्वपूर्ण लाजवाब हमने क्वेश्चन किया और सभी को बताना है कि 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर रहा, 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए। और एक मॉक क्वेश्चन भी दे रहे हैं कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, लिखित होता है, मौखिक और सांकेतिक होता है, व्याकरणिक होता है या मानक हिंदी होता है। इसका भी आपको कमेंट करके बताना है। आई होप सभी लोग बताइए कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी। डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, ज्वाइन कीजिए, प्रोफेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी बेहतरीन कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके अगले नेक्स्ट सेशन पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।